Hello everyone, welcome back to the next class of molecular basis of inheritance. So till now we have discussed about the structure of DNA and the search for the genetic material, and now we know that the genetic material is DNA. Okay. So in our first class we have discussed about central dogma law, and according to central dogma law the genetic information flows from DNA to RNA then to protein. प्रोटीन फॉर्मेशन होने के बाद ही बॉडी में जितना एक्टिविटीज है वो होता है, मींस वी कैन से दैट जो फेनोटाइप है वो शो करता है व्हेन प्रोटीन फॉर्म्स. ओके, अब प्रोटीन फॉर्म होने के लिए डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट होना पड़ता है, फिर प्रोटीन फॉर्म होता है. ओके, एंड डीएनए से फिर डॉटर डीएनए फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन. मींस द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए फ्रॉम द पेरेंट डीएनए, जो एग्जैक्ट कॉपी होता है. पेरेंट डीएनए में जो सीक्वेंस होता है डॉटर डीएनए में भी वही सीक्वेंस होता है. ओके, एग्जैक्ट कॉपी होता है. तो वाटसन एंड क्रिक प्रपोज दैट द mechanism of replication of DNA is semi-conservative. Okay. Now, what is semi-conservative DNA replication? Okay, it was proposed by Watson and Crick, and according to semi-conservative DNA replication, after the completion of replication means जब replication complete होगा, parent DNA से daughter DNA form होगा, तब उस daughter DNA में जो दो स्ट्रैंड होगा उसमें एक स्ट्रैंड होगा पेरेंटल डीएनए, ओके, और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसिस होगा. ओके, सो वी कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जो ये है पेरेंट डीएनए, ओके, जिसको पिंक कलर से शो किया गया है, और ये दोनों है डॉटर डीएनए. ओके, तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन जो पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाता है. हियर यू कैन सी दिस. ओके, और जब डॉटर डीएनए फॉर्म होता है तो एक पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड के ऊपर डिपेंड करके डॉटर डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है. ओके, तो इसको बोलते हैं कि पेरेंट डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट टू फॉर्म द डॉटर डीएनए. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए एक स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए है जो पिंक कलर से शो किया गया है, एंड दूसरा जो ब्लू कलर से शो किया गया है ये न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड है. ठीक है, यहाँ पे भी सेम. ओके, एंड ये एक जनरेशन है. इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसमें भी सेम होगा. तब ये यहाँ पे जो डॉटर डीएनए है इट विल एक्ट एज ए पेरेंट डीएनए, और इससे दो और डॉटर डीएनए फॉर्म होगा. बट जो ओरिजिनल पिंक कलर से जो स्ट्रैंड दिखाया गया है इट विल रिमेन कंजर्व इन एवरी जनरेशन, बट एट द सेम टाइम न्यू डीएनए स्ट्रैंड विल आल्सो फॉर्म. ओके, मींस ये फुल्ली कंजर्व नहीं रहेगा और एवरी जनरेशन में एक पेरेंट स्ट्रैंड प्रेजेंट रहेगा. ओके, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि सेमी कंजर्व हो रहा है, फुल्ली कंजर्व नहीं हो रहा है और फुल्ली न्यू डीएनए फॉर्म नहीं हो रहा है. एवरी जनरेशन में एक पेरेंट डीएनए कंजर्व हो रहा है, मींस एक पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड, तो इसको इसलिए बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. और ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया. ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट को मेसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, एंड इट इज द प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, सो इट वाज डन इन द ईयर 1958 ऑन इकोलाई. इकोलाई बैक्टीरिया पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, जहां पे मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया है एमोनियम क्लोराइड पे. ओके, एमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट था उस मीडिया में जहां पे इकोलाई ग्रो किया गया है. They also took two isotopes of nitrogen. One is N14, which is the normal nitrogen isotope, and another one is N15, which is the heavy isotope of nitrogen. Okay, they uses these two isotopes N14 and N15 in their experiment
Okay, so let's see the experiment of Messelson and Stoll and how they use this E. coli, ammonium chloride, and the isotopes of nitrogen, and finally how they concluded the semi-conservative DNA replication. So, what they did, at first they took some E. coli, okay, and they grew these E. coli in a medium which contains ammonium chloride, and that ammonium chloride has nitrogen 15, means the heavy isotope of nitrogen. ओके, कुछ E. coli बैक्टीरिया लिया गया है और उन्हें N15 के मीडियम में रखा गया है, सो दैट ये जो E. coli का डीएनए है, डीएनए में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन में N15 नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन का 15 आइसोटोप होगा इसके डीएनए में, ठीक है। नॉर्मल नाइट्रोजन का 14 आइसोटोप होता है, लेकिन यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले E. coli को ग्रो कराया गया है इन ए मीडियम व्हिच कंटेन अमोनियम क्लोराइड एंड हैज द 15 isotope of nitrogen, okay, means heavy isotope, okay, and after they grow the E. coli in N15, they observe this, okay, तो डीएनए यहाँ पे देख सकते हो, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड में N15 है, N15 इनकॉर्पोरेट हो गया। क्यों नाइट्रोजन, क्यों? क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है, तो नाइट्रोजनस बेस मीन्स नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन जितना भी इसमें नाइट्रोजन है वो सब N15 आइसोटोप होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दे आइसोलेट द डीएनए मीन्स E. coli में जब ग्रो मीडियम में जब ग्रो करेंगे N15 आइसोटोप का मीडियम में, इसके बाद ये डीएनए आइसोलेट करके इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेंट्रीफ्यूज इन आवर प्रीवियस क्लास। सेंट्रीफ्यूज एक टेक्निक है जिससे जो हेवियर मटेरियल है वो नीचे आ जाएगा, मीन्स पेलेट फॉर्म हो जाएगा, और जो लाइटर सब्सटेंस है वो सुपरनेटेंट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे N15 लिया गया है जो कि एक हेवी आइसोटोप है, तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे देख सकते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो N15 है हेवी डीएनए है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया है ये सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पे किया गया है। डेंसिटी ग्रेडियंट क्योंकि बेस्ड ऑन द डेंसिटी ये सेंट्रीफ्यूज होता है, सब्सटेंस सेपरेट होता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। E. coli को आइसोलेट किया गया है फ्रॉम द मीडियम एंड आफ्टर दैट सेंट्रीफ्यूगेशन वाज डन, और सेंट्रीफ्यूगेशन में जो रिजल्ट आया उसमें जो डीएनए का बैंड फॉर्म हुआ है वो एज इट इज हेवी, दैट्स व्हाई ये नीचे की तरफ ये बैंड फॉर्म हुआ है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट दे डिड, दे ट्रांसफर दिस E. coli, ये जो E. coli जिससे डीएनए आइसोलेट किया गया उस E. coli को ट्रांसफर कर दिया गया फिर से अमोनियम क्लोराइड का मीडियम में, बट दिस टाइम द आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इज N14। अभी N14 लिया गया है, पहले हेवी आइसोटोप लिया गया था, अभी जो लाइट आइसोटोप है वो लिया गया है, मींस N14, ठीक है। सो इस E. coli को ग्रो कराया गया फॉर 20 मिनट्स, क्योंकि E. coli में एक डिवीजन होने में 20 मिनट्स लगता है। आफ्टर 20 मिनट्स दे एक्सट्रैक्टेड द E. coli अगेन, और इसके बाद फिर से डीएनए आइसोलेट किया गया। तो डीएनए आइसोलेशन के बाद फिर से जब सेंट्रीफ्यूज किया गया है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उन्होंने देखा कि अभी जो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो बैंड फॉर्म हुआ है वो मिडिल में फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये एक हाइब्रिड डीएनए फॉर्म हुआ है और वी कैन से इंटरमीडिएट डेंसिटी का, ठीक है, क्योंकि पहले ये N15 था, ओके, मींस ये हेवी नाइट्रोजन आइसोटोप था, अभी N14 में ग्रो कराया गया है। तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस फिगर
जो N15 का डीएनए को शो किया गया है विद ब्लू कलर और N14 को ये रेड कलर से शो किया गया है, तो यहाँ पे दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड N15 है और दूसरा स्ट्रैंड N14 है, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक हाइब्रिड फॉर्म हो गया। हाइब्रिड मींस मिक्सचर ऑफ N14 एंड N15। तो इसकी वजह से जब ये सेंट्रीफ्यूज कराया गया तो इसका जो वेट है वो इंटरमीडिएट है, ना लाइट है ना हेवी है। तो ये जो बैंड, ये बीच में बैंड फॉर्म हुआ है, ठीक है। इन द फर्स्ट केस यू कैन सी जो बैंड फॉर्म हुआ है वो नीचे की तरफ फॉर्म हुआ है बिकॉज इट इज हेवी, ओके। और यहाँ पे इंटरमीडिएट है, हाइब्रिड है, इसलिए ये बैंड बीच में फॉर्म हुआ है, ठीक है। फिर से ये जो जिस इकोलाई से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, ओके, तो उस इकोलाई को फिर से और 20 मिनट्स ग्रो कराया गया, ओके, क्योंकि और 20 मिनट्स मीन्स ये इकोलाई का सेकेंड जनरेशन फॉर्म होगा, मीन्स और एक डिवीजन होगा। आफ्टर मोर 20 मिनट्स मीन्स अभी टोटल हो गया 40 मिनट्स। अभी आफ्टर 40 मिनट्स सेकेंड जनरेशन का इकोलाई है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका डीएनए आइसोलेट किया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड जनरेशन का इकोलाई का डीएनए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे जब उन लोग ने सेंट्रीफ्यूज किया तब दो बैंड फॉर्म हुआ, ओके, दो बैंड फॉर्म हुआ। एक जो बीच में है मींस फर्स्ट जनरेशन के सेंट्रीफ्यूगेशन की तरह जो कि हाइब्रिड डीएनए है, एंड दूसरा ऊपर है डीएनए का बैंड क्योंकि ये लाइट डीएनए है। अब ये कैसे हुआ? तो हियर यू कैन सी इन बी, ओके, इसमें देख सकते हो कि जो दोनों डीएनए है, दोनों डीएनए में एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर, ब्लू एंड रेड मींस एक N14 है, एक N15, N14 है, N15। तो क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन में न्यू जितना भी स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है सब N14 है जो कि रेड कलर से शो किया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगा, जो आफ्टर फर्स्ट जनरेशन एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है ब्लू एंड रेड कलर का, ये जो ब्लू डीएनए है ब्लू स्ट्रैंड के साथ एक न्यू रेड स्ट्रैंड फॉर्म होगा। देन ये जिसका रेड स्ट्रैंड है उसके साथ ये रेड स्ट्रैंड ही रहेगा, इसलिए दोनों ही ये N14 है, मीन्स ये कंप्लीट जो डीएनए है उसमें N14 आइसोटोप है। फिर नेक्स्ट ये भी क्योंकि यहाँ पे दो रेड स्ट्रैंड था तो दोनों में ये N14 है, और फर्स्ट जनरेशन के बाद में यहाँ पे एक दो ब्लू स्ट्रैंड था तो यहाँ पे दो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, ओके। तो इसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद एक हाइब्रिड बैंड फॉर्म हो रहा है और एक लाइट बैंड फॉर्म हो रहा है। तो जब जितना भी सेंट्रीफ्यूगेशन का रिजल्ट है उसको कंपेयर किया गया, कंपेयर करने के बाद उन लोग ने ये सजेस्ट किया कि यस डीएनए रेप्लिकेट बाय द सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ओके। So let's see this figure once again. Let's understand this. तो यहाँ पे सबसे पहले इकोलाई को ग्रो कराया गया है एक मीडियम में जिसमें एमोनियम क्लोराइड है और नाइट्रोजन का आइसोटोप 15 है। तो एज ए रिजल्ट जो डीएनए है उस डीएनए में नाइट्रोजन 15 इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हो दोनों इनिशियली दो स्ट्रैंड था ब्लू कलर का, दो स्ट्रैंड था N15। फर्स्ट जनरेशन में देखो यहाँ पे टोटल 4 स्ट्रैंड है, ठीक है। इस फर्स्ट जनरेशन में टोटल 4 स्ट्रैंड है बट 2 N15 है जो पेरेंट डीएनए में था। सेकेंड जनरेशन में देखो टोटल 4 डीएनए है मींस 8 स्ट्रैंड है। आउट ऑफ 8 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड आर N15। ये दो जो N15 स्ट्रैंड है ये वही जो ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड का था, ओके। इसका मतलब जितना भी हम लोग जनरेशन ग्रो करें, यहाँ पे सेकेंड जनरेशन तक दिखाया गया, अगर हम लोग जितना भी 100,000 जनरेशन ग्रो करें, ये जो इनिशियल दो N15 का स्ट्रैंड है वो हमें मिलेगा इन एवरी जनरेशन, क्योंकि इसी से फिर पता चलता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करता है, ओके। वो कभी
वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा इन एवरी जनरेशन। ओके, सो दिस इज द मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। एंड लास्ट डे हम लोग ने हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वो एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये दोनों एक्सपेरिमेंट। ओके, सो in my last class I asked a question that Hershey and Chase labeled viral DNA with which radioactive element in their experiment, so the answer is phosphorus। DNA को लेबल किया था phosphorus 32 से और प्रोटीन को लेबल किया था सल्फर 35 से। ओके, सो यहाँ पे DNA पूछा गया क्वेश्चन में, तो आंसर इज phosphorus। So today's question is, why did Meselson and Stahl use density level in their experiment? So you give your own opinion. What do you think that why Meselson and Stahl use density level in their experiment? क्योंकि हर्शी एंड चेज में हमने देखा कि रेडियो एक्टिव यूज किया था। ओके, रेडियो एक्टिव लेवल यूज किया था, लेकिन मेसेल्सन एंड स्टॉल में रेडियो एक्टिव लेवल यूज नहीं किया, डेंसिटी लेवल यूज किया गया। मीन्स एक नाइट्रोजन का डिफरेंट आइसोटोप लिया गया, एक जो लाइट आइसोटोप है और एक हैवी आइसोटोप है। तो क्यों यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर बेस करके एक्सपेरिमेंट किया गया है, दिस यू हैव टू आंसर एंड यू हैव टू टेल योर व्यूज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।